हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अभी हम क्वेश्चन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले एक पॉजिटिव थॉट पढ़ लेते हैं। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो हम सबके पास हौसले हैं और हम अपने हौसलों से जीत सकते हैं, अपनी सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि बच्चों, वन लाइनर क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हम जो है एम्स को सुनने के बाद हमारा जो है ध्यान ज़्यादा जाता है मॉसबी और एनक्लेक्स पैटर्न वाले क्वेश्चंस पे। लेकिन दोनों ही करेंगे हम सिंपल क्वेश्चन भी करेंगे और हम करेंगे एनक्लेक्स बेसिस पैटर्न भी। ठीक है, तो 2 स्लॉट होंगे हमारे मॉर्निंग इवनिंग के अंदर। तो हमारे क्वेश्चन सेशन ही रहेगा और एक दिन मैं आपको थ्योरी कराने की कोशिश करूंगी। तो हम लोग फंडामेंटल को कवर करते हैं, जो बहुत सिंपल क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में देखे गए हैं। और क्वेश्चन इतने अच्छे हैं कि आप देखोगे तो आपको खुद रियलाइज होगा, मैं नहीं बोलूंगी, ये आप खुद बताओगे। ठीक है, चलो तो मैं जो है बच्चों अपना सेशन स्टार्ट कर देती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो, पहला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट कॉमन साइट सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन। जब भी हम सेंट्रल लाइन कैथेटराइजेशन डालते हैं ना, तो कौन सी साइट का यूज करते हैं? फिमोरल वेन का, इंटरनल जुगुलर वेन का, आयोटिक आर्टरी का, या फिर रेडियल वेन का। तो आप लोग जानते हो इन दोनों का तो वेन का यूज नहीं होता, आर्टरीज वेन का यूज नहीं होता है। या तो हम ऑप्शन ए या तो हम ऑप्शन बी। तो फिमोरल वेन का यूज तो करते हैं, लेकिन फिमोरल वेन से ज्यादा इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। ठीक है, इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो कि होगा वो होगा आपका आंसर बी। ठीक है, वो होगा आंसर बी, जो कि है हमारा इंटरनल जुगुलार वेन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आप लोगों का जाना माना क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन इन्फेक्शियस एजेंट एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड। जब कोई डिजीज अपना पहला साइन दिखाए, फर्स्ट साइन दिखाए, उसे क्या कहते हैं? इंटरमिटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड, या एक्सोफिलेट साइटोलॉजी। तो आंसर डी तो बिल्कुल इररिलेवेंट ऑप्शन है। इंटरमिटेंट पीरियड नहीं होगा यहाँ पे, विंडो पीरियड भी नहीं होगा, यहाँ होगा इंक्यूबेशन पीरियड। ऐसा टाइम इंटरवल जो क्या करें, इन्फेक्शियस एजेंट को बनाए और अपना फर्स्ट साइन सिम्टम दिखाए, उसे कहते हो आप इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3। इन्फ्लामेशन ऑफ द गम्स इज कॉल्ड। क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स को? चिलियोसिस, एंगुलर चिलियोसिस, हाइपोग्लोसल क्राइसिस, या फिर पेरिओडोनाइटिस। तो पेरिओडोनाइटिस ही होगा हमारा आंसर डी। यदि इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स की कहेगा तो आंसर डी होगा। चिलियोसिस में क्या होता है जानते होंगे आप लोग। इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है माउथ की, हमारी इसमें इन्फ्लामेशन होती है बच्चों माउथ की। इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ, इन्फ्लामेशन ऑफ माउथ। एंगुलर चिलोसिस का मतलब होता है जो हमारे डबल कॉर्नर होते हैं ना माउथ के, इनमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और क्रैक होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये जो है ना मैंने बनाए हैं, ये क्रैक होने शुरू हो जाएंगे साइड से जब हम स्माइल करते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पे, तो ये जो है दोनों साइड हमारा एरिया होता है लिप्स के साइड का, ये दोनों क्रैक हो जाता है, इसे बोलते हैं एंगुलर चिलियोसिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर टू प्रेशर अल्सर। जब किसी पेशेंट को प्रेशर अल्सर होता है, ये लॉन्ग टाइम कोई पेशेंट बेड पे रहता है, तो उस कंडीशन में उससे क्या डेवलप होता है? ठीक है, क्या डेवलप होता है उसको ये बताना है आपको। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं? ब्लड सप्लाई कम हो रही है, प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, पेशेंट मोबिलाइज नहीं कर पा रहा, तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। आगे चलते हैं। कीगल एक्सरसाइजेस क्यों कराई जाती है, क्या इसका मेन काम होता है, मेन फंक्शन होते हैं? ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, ये स्ट्रेंथिंग प्रोवाइड करती है ब्लैडर मसल स्टोन को, या कार्डिक मसल्स को असिस्ट कराती है, या फिर या ऑर्बिटल मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आप सभी जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। ये जो ब्लैडर मसल्स की टोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और स्पेशली कीगल एक्सरसाइजेस प्रेगनेंसी में कराई जाती है। ठीक है, इसमें कराई जाती है हमारी, क्योंकि यहाँ पे ब्लैडर मसल्स की टोन को क्या करना होता है, ठीक कराना होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी होती है उनको, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेस्ट, इफ अ चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लाइन इज डिस्टर्ब। यदि कोई चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की लाइन है वो डिस्टर्ब है, तो नर्स का पहला इंटरवेंशन क्या होगा? इमरजेंसी के अंदर कॉल करेगी, रेस्क्यू टीम बुलाएगी, डॉक्यूमेंटेशन करेगी, क्लैंप द ट्यूबिंग, या चेक द साइज फॉर डिस्टर्बेंस। 2 आंसर हैं जो कि कंफ्यूज कर रहे हैं। ट्यूबिंग को क्लैंप करेंगे या फिर चेक करेंगे साइट ऑफ डिस्टर्बेंस को। तो बच्चों सबसे पहले नर्स की असेसमेंट है
कि सबसे पहले वो क्लैंप करेगी। अब माइंड में आ रहा होगा सी ऑप्शन क्यों नहीं है, चेक करना है साइट को, लेकिन सबसे पहले हमें क्लैंप करना है। ठीक है जी, आप पहले ही जाके साइट जो है चेंज कर रहे हो तो क्या हो सकती है, वो डिसलॉज हो सकती है। तो सबसे पहले क्लैंप करके हमें फिर सेकंड प्रायोरिटी पे आना है। सेकंड प्रायोरिटी, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कोई क्लाइंट है जो सब्सटेंस अब्यूज का है, विच इज द बेस्ट इंडिकेटर टू असेस द क्लाइंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस। हम ऐसा कौन सा इंडिकेटर यूज करें जो ये दिखाए हमें कि ये रिहेबिलिटेशन प्रोग्रेस है या नहीं क्लाइंट की। नंबर ऑफ अनअसिस्टेड डे, क्या आप देख पा रहे हो सही से, नंबर ऑफ अनअसिस्टेड डेज। देखो नर्सिंग प्रायोरिटी हमें हमेशा सिंपल देखनी होती है, या फिर आप पेशेंट की डेली एक्टिविटी परफॉर्म करवा के देखोगे जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, या फिर आप पेशेंट को ड्रग्स प्रिस्क्राइब करोगे या फॉलोअप। तो याद रखना हमारा आंसर होगा आंसर बी। हमारी एक्टिविटीज करा के देख सकती है नर्स, ना कि नंबर ऑफ अनअसिस्टेड डेज या फिर प्रिस्क्राइब ड्रग्स ऑन द टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले कोई पेशेंट यदि आ रहा है आपके पास रिहेबिलिटेशन सर्विसेज के लिए और सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट है, तो आप कैसे चेक करोगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नर्स क्या करेगी, यदि नर्स की इंटरवेंशन पूछी है तो नर्स करेगी डेली लिविंग एक्टिविटीज चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बार बार एम्स में आने वाला क्वेश्चन है। जब भी हम डीप पैल्पेट करके देखते हैं अपने ऑर्गन्स को, ठीक है, तो कैसे असेस करते हैं। द पर्पस ऑफ डीप पैल्पिटेशन इज टू असेस स्किन टोन, पेन, टेम्परेचर या ऑर्गन्स। तो जब भी हम डीप पैल्पेट करते हैं ना, डीप पैल्पेट करने का हमारा मेन पर्पस होता है ऑर्गन्स को चेक करना। ठीक है, इसका आंसर आएगा हमारा ऑर्गन्स। स्किन टोन नहीं, पेन को मेजर करने के लिए हम स्केल्स यूज करते हैं, और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए आप क्या यूज करते हो, थर्मामीटर, है ना, थर्मामीटर यूज करते हो। और यदि आपसे साइट पूछता है ना कि आपको जो है टेम्परेचर को असेस करना है, तो आप किस सरफेस से असेस करोगे, तो आप बच्चों हमारे जो फिंगर्स होती है ना, बैक फिंगर्स, डोर्सल सरफेस, उससे असेस करते हैं। किससे असेस करते हैं, डोर्सल सरफेस से असेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी पेशेंट को कोलोनोस्कोपी करनी है तो आप किस टाइप की पोजीशन प्रोवाइड करोगे, फॉर्मुलर पोजीशन नी चेस्ट, या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन विद द नी बेंट, या राइट लेटरल पोजीशन विद द ली स्ट्रेट। तो आप सब जानते हो, बहुत जाना माना क्वेश्चन है। पेशेंट को फॉर्मुलर पोजीशन नहीं दी जाएगी, ये दी जाती है बच्चों रेस्पिरेटरी कंडीशंस के अंदर, जब किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही हो तब। नी चेस्ट पोजीशन यहाँ नहीं जाएगी आपकी। देन लेफ्ट लेटरल पोजीशन जा सकता है आंसर, है ना, और नी को बेंड करना होता है, तो आंसर डी भी नहीं है। राइट लेटरल दे रहे हो, नी चेस्ट पोजीशन दे रहे हो नहीं, तो ये सब पोजीशन हमारी नहीं होंगी, तो आंसर होगा हमारा फॉर्मुलर पोजीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए क्लिनिकल जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल, ए फैमिली रिस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम रेफर टू। नर्सिंग एक्शन है या डायग्नोसिस है या क्वालिटी एश्योरेंस या इवॉल्वेशन। सबसे पहले आंसर डी को हटाते, ये नर्सिंग प्रोसेस का 5th स्टेप होता है ना, नर्सिंग प्रोसेस का ये हमारा 5th स्टेप होता है। इसमें क्या होता है, हम चेक करते हैं जो पेशेंट को मेडिकेशन दी गई है ना, उसको इवॉल्वेट करते हैं कि पेशेंट को कितना आराम हुआ है, नहीं हुआ। तो 5th आंसर तो नहीं होगा। नर्सिंग एक्शन है ये, क्या नर्सिंग एक्शन है, ये नर्सिंग एक्शन भी नहीं है। डायग्नोसिस या क्वालिटी एश्योरेंस, तो आप लोग जानते हो कि ये हमारा है नर्सिंग डायग्नोसिस, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, ये हमारा है, क्योंकि हम इसमें पेशेंट की पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, और हेल्थ प्रॉब्लम्स को कब देखोगे, जब डायग्नोज फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे होगा आपका नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फेमस क्वेश्चन है, कोई लेथार्जिक पेशेंट है जो सफर कर रहा है फीवर से, हेडेक से, वोमिटिंग से, एंड द नर्स हैज टू प्रिपेयर हिम फॉर विच वन प्रोसीजर। नर्स किस प्रोसीजर को प्रिपेयर करेगी, ये कौन सा प्रोसीजर फाइंड आउट कराएगी। कल्चर नहीं करते हैं बच्चों, यूरिन कल्चर हमेशा यूटीआई इन्फेक्शन के लिए होता है। ठीक है, सीटी स्कैन यहाँ पे नहीं करेंगे। सोनोग्राफी करने की क्या रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पे, यहाँ हम करेंगे एलपी। सीएसएफ को चेक करते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को चेक करेंगे यदि कोई पेशेंट हेडेक की कंप्लेन लेके आता है, साथ में फीवर भी है। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा डी, लंबर पंचर होगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो हम डेली ऐसे ही क्वेश्चंस करेंगे।
और कम से कम मैं आपको एग्ज़ाम तक तो मैं काफ़ी क्वेश्चन करा दूंगी, 10 से 12,000 15,000 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फीड थ्रू एनजी ट्यूब। जब भी हम किसी पेशेंट को फीडिंग के थ्रू एनजी ट्यूब के थ्रू कुछ फीड देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लवास कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, पेरेंट्रल कहते हैं, गवास कहते हैं। देखो, जब भी एनजी ट्यूब के थ्रू कोई मेडिकेशन देते हैं ना, देने को बोलते हैं बच्चों गवास। ठीक है, जब भी आप एनजी ट्यूब के थ्रू मेडिकेशन दे रहे हो, देने को बोलते हैं गवास। और यदि आप बाहर निकाल रहे हो, पॉइजन जैसे होता है, कोई पेशेंट पॉइजन ले लिया, जहर पी लिया, तो हम एनजी ट्यूब डाल के बाहर निकालते हैं कभी कभी, तो उसको बोलते हैं लवास। ठीक है, और ये लवास बहुत सारी कंडीशंस में यूज होता है। जब कोई पेशेंट जो है सब्सटेंस अब्यूज कर ले, ज़्यादा मेडिकेशन खा ले, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, एनजी ट्यूब के थ्रू सारा जो सब्सटेंस उसको बाहर निकाल सकते हैं, उसको बोलते हैं लवास। और डालने को बोलते हैं, पेशेंट को फीड देना होता है, उसको बोलते हैं गवास। ठीक है, डाइजेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से जब हम खाना खाते हैं वो क्या होता है, डाइजेशन होता है। पेरेंटल रूट से आप लोग समझते ही हो क्या होता है, आर्टिफिशियल रूट होता है ना, पेरेंटल रूट। आगे चलते हैं, पीएच रेगुलेशन कौन करता है हमारी बॉडी में? लीवर करता है क्या, ब्रेन करता है क्या, किडनी करता है, स्टमक? तो आप सबको ये क्वेश्चन बहुत ईजी अच्छे से पता होगा, किडनी करती है। अब बच्चों सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एब्रीवेशन पूछ रहा है ओएस। ये क्वेश्चन आपको दिखने में छोटे लग रहे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएस, इसकी आपको एब्रीवेशन बतानी है क्या होते हैं, राइट आई, लेफ्ट आई, बोथ आई, या वंस इन अ डे, वंस इन अ डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बताओगे क्या होता है, क्या होता है इसका आंसर? नहीं पता होगा, है ना? चलो मैं बता देती हूँ। एब्रीवेशन जो होती है ना, ओएस की बात करें, अब एडी की बात करें, दोनों ही हमने क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लिखे हुए हैं। मतलब ओएस और एडी मैंने दोनों साथ में क्यों लिखा है? देखो, एस का मतलब आप सोच रहे होगे कि एस का मतलब होता है राइट आई या फिर लेफ्ट आई, है ना? इन दोनों में से आपके आंसर जा रहे होंगे लेफ्ट आई या फिर राइट आई, लेकिन आपको बताना है राइट आई होगी या लेफ्ट आई होगी। और नीचे आप देख रहे हो एडी, तो एडी और ओएस, ओडी सॉरी, एडी और ओएस है हमारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा लेफ्ट आई। मैं बता रही हूँ आपको, लेफ्ट आई होता है। ठीक है, लेफ्ट आई होता है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। और 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा राइट ईयर। 15 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, राइट ईयर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा राइट ईयर, यहाँ पे होगा राइट आई। सही है, गलत है भाई, राइट आई नहीं होता है एडी का मतलब। एडी का मतलब होता है हमारा लेफ्ट साइड। क्या होगा हमारा, लेफ्ट साइड, है ना? चलिए, तो हमने क्या देखा था अभी, दो क्वेश्चंस देखे थे। देखो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ओएस का मतलब होता है ओएस। ओएस हमेशा यूज होता है लेफ्ट साइड के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होता है, लेफ्ट साइड के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा लेफ्ट आई। और ए यूज होता है राइट साइड के लिए, और ये होता है ईयर के लिए यूज। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो एस होता है ना, ये सुनने में यूज होता है, एस फॉर सुनना। लेकिन हम एस फॉर यहाँ सुनना नहीं, यहाँ हम एस फॉर देखना यूज करेंगे। ठीक है, तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको कि ओ एस हमने सुनना था हमने, तो बट यहाँ पे लेफ्ट हम आई का यूज कर रहे हैं, सुनना ओ एस से सुनना नहीं है, ओ एस से है लेफ्ट आई। ठीक है, और ए वाला जो होता है ना बच्चों, ए वाला दिखाता है राइट साइड को। ठीक है, ए वाला दिखाता है राइट साइड को, तो यहाँ पे होगा हमारा राइट ईयर। ठीक है, ये है हमारा राइट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पेशेंट को टेम्परेचर जो है उसका 100 से 103 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो वो क्या है, माइल्ड, सीवियर, मॉडरेट है, हाइपर? तो आप सब जानते हैं ये मॉडरेट पायरेक्सिया है ना? तो माइल्ड होता तो आप क्या करते हैं आंसर, माइल्ड होता तो आप लोग कहते हैं कि ये होगा हमारा 99 से 100 से 103 तक। ये तो हमारा मॉडरेट हो गया। यदि हम माइल्ड की बात करें तो माइल्ड होगा हमारा 99 से 100। ठीक है, सीवियर और हाइपर, हाइपर और हाइपर होता है बच्चों 105 डिग्री फॉरेनहाइट से ज़्यादा। ठीक है, सीवियर पायरेक्सिया होता है यदि हमारा 105 से
107 तक पहुंच जाए उसको बोलेंगे सीवियर पायरेक्सिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। जब भी हम PICC लाइन डालते हैं और हमें फ्लश करना पड़ जाए, ठीक है, तो आप कौन सी सिरिंज का यूज़ करोगे, 2 का, 10 का, 5 का या 50 का? तो बच्चों हमेशा 5 ml की सिरिंज यूज़ होती है। 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो सिरिंज है 5 ml की सिरिंज यूज़ होती है, ठीक है, 5 ml की सिरिंज यूज़ होती है, क्योंकि 2 ml यदि आप लेके चलोगे तो ये हाई प्रेशर प्रोवाइड करती है, ठीक है, और दूसरा इसमें जो फ्लूइड होगा वो भी कम होगा। तो 5 ml सिरिंज जो है उसका क्रिएट प्रेशर जो होगा वो भी ठीक होगा एज कंपेरिजन टू 2 ml। तो आंसर होगा हमारा 5 ml, ठीक है। 50 ml ज़्यादा हो जाएगा और 10 ml भी ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 ml हमें पुश करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग एक्शन इज रिक्वायर्ड बिफोर गिविंग क्लियर लिक्विड फ्लूइड आफ्टर एनेस्थीसिया। जब किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया जाता है तो नर्सिंग एक्शन क्या होता है, ठीक है, क्लियर लिक्विड डाइट देने से पहले बीपी को चेक करोगे, प्यूपिल डायलेट करके प्यूपिल डायलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखोगे, या फिर गैग रिफ्लेक्सेस चेक करोगे, या फिर टेम्परेचर को चेक करोगे। नहीं भाई, ठीक है, यहाँ पे होगा आपका चेक द गैग रिफ्लेक्सेस, क्योंकि आपने गैग रिफ्लेक्सेस चेक नहीं किए तो पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा, और एस्पिरेट हो गया तो पेशेंट को इमिडिएटली वेंटिलेटर पे डालना पड़ जाएगा। बीपी को चेक करते हैं बच्चों एनेस्थीसिया के बाद, क्योंकि हाइपोटेंशन और यहाँ पे हेडेक देखने को मिलता है, ठीक है, हाइपोटेंशन और हेडेक देखने को मिलता है। लेकिन बट यहाँ इसने पूछा है डाइट देने से पहले क्या करोगे, तो डाइट देने से पहले हमेशा गैग रिफ्लेक्सेस चेक किए जाते हैं ताकि पेशेंट को एस्पिरेट होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी पेशेंट की मेडिकेशन ऑर्डर हुई है इमिडिएटली एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर, दिन में एक बार, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, SOS, स्टैट, OD या स्टैंड बाय? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि आप लोगों को मैं सोचने का टाइम दे रही हूँ कुछ सेकंड्स का, तो आप लोग सोचो और अपने मन में आंसर करना, क्योंकि आपको पता है वीडियो में तो मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन का आंसर, बट फिर भी बच्चों थोड़ा सा आइडिया इस क्वेश्चन के बारे में आप लगा सकते हो। तो आई होप सो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आइडिया लगा लिया होगा। तो आप लोगों ने क्या आंसर किया है, तो आप लोगों ने सोचा होगा इसका आंसर होगा हमारा SOS, लेकिन नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा स्टैट, ठीक है। यदि हमें इमिडिएटली देनी है और वंस ओनली एडमिनिस्टर करना है तो हमारा आंसर होगा स्टैट, ठीक है। OD मतलब होता है दिन में एक बार, SOS मतलब होता है इफ रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तब देनी है, और किसी पेशेंट के बारे में किसी फिजिशियन ने लिखा है इमिडिएटली, अभी भी देनी है, ठीक है, एंड वंस ओनली एडमिनिस्टर, तो मतलब होता है स्टैट। स्टैट क्यों लिखा, क्योंकि इमिडिएटली यूज किया इसीलिए। यदि ऐसा लिखा होता वंस ओनली एडमिनिस्टर तो होता है OD। यदि दोनों ही आ जाए हमारे किसी क्वेश्चन में तो आंसर होता है C। माइक्रो ड्रॉप्स के लिए कौन सी एब्रिवेशन का यूज होता है, ठीक है, GFT, UG, GTT या MGT? तो माइक्रो बोला है, मैक्रो नहीं बोला है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे फाइंड आउट करके बताओगे कमेंट बॉक्स में कि मैम इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिखने में आपको बहुत इजी लग रहे होंगे, बट बच्चों कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो इतने भी इजी नहीं हैं, ठीक है, तो हमें सब करना है, चाहे इजी हो चाहे टफ हो, क्योंकि इजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है। जब हम किसी पेशेंट को 5 लीटर डेक्सट्रोज दे रहे हो 5%, तो उसमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, 400 कैलोरी, 700, 1500 कैलोरी या फिर 1000 कैलोरी? तो ये क्वेश्चन बहुत ही न्यू क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों आपका 1000। कैसे होगा ये भी सुन लो, कैसे होगा ये भी सुन लो। पहली बात, यदि बात करूं मैं 1 ग्राम डेक्सट्रोज की, 1 ग्राम जो डेक्सट्रोज होता है ना उसमें कितनी कैलोरी एनर्जी होती है, उसमें होती है हमारी 4.18, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको इधर एडजस्ट कर लेते हैं हम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी, ठीक है। 5 ग्राम में कितना होगा फिर, 5 ग्राम में आपका होगा कि 20 होगा, ठीक है, वैसे 20.9 होता है, लेकिन 5 लीटर की मैं बात करूँ ना आपको, तो आप कैलकुलेट कर लेना, 5 लीटर में होगा हमारा 1045 कैलोरी, ठीक है, 1045 कैलोरी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हमें 1045, तो हम जानते हैं 1000 कैलोरी प्रेजेंट होगा, ठीक है। चलो भाई ठीक है, और आगे चलते हैं। इन द डेली प्रैक्टिसेस ऑफ द नर्स यूज क्रिटिकल थिंकिंग इन, जो डेली प्रैक्टिसेस में जो नर्स होती है वो क्रिटिकल थिंकिंग का यूज क्यों करती हैं? सप्लाई चेक करने के लिए पेशेंट के रूम में, सेटिंग प्रायोरिटी चेक करने के लिए, कॉल द लैब टेक्नीशियन टू कलेक्ट ब्लड सैंपल, बिल्कुल गलत आंसर, एंड कॉल द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन,
क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ बच्चों इन चीज़ों में नहीं होता, ये यूज़ होता है अपनी प्रायोरिटी चेक करने के लिए, सेटिंग प्रायोरिटी चेक करने के लिए, डे की हर दिन की सीटिंग प्रायोरिटी चेक करने के लिए ही यूज़ होता है, ना कि पेशेंट। अब नर्सिज हैं, नर्सिज ये तो नहीं है ना कि क्लाइंट के रूम की सप्लाई चेक कर रहे हैं, क्या ये नर्स का काम होता है? नहीं होता। क्या लैब इन्वेस्टिगेशंस देखना, लैब टेक्नीशियंस को देखना, कलेक्ट ब्लड सैंपल्स करना, वहाँ पे इधर उधर कॉल करना, क्या ये नर्स का काम है? नहीं है, ठीक है। और ना ही कॉल द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ये सब जो है भाई नर्सेस का काम नहीं है। मेन जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है ना नर्स की, वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करती है हर डे बाय डे में जो सेटिंग्स हो रही हैं उनको, उनकी प्रायोरिटी चेक करने के लिए, ठीक है। सेटिंग प्रायोरिटी आएगा इस क्वेश्चन का आंसर फॉर द डे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रेजेंस ऑफ द फैट इन द स्टूल, द टर्म इज। स्टूल में फैट प्रेजेंट होना क्या कहलाता है? मलीना, डाइसेंट्री, डायरिया, स्टीटोरिया। तो आप सब जानते हो इस क्वेश्चन को। मलीना होता है बच्चों डार्क ब्लैक कलर स्टूल, डार्क ब्लैक कलर स्टूल, ठीक है। तो डार्क ब्लैक कलर स्टूल होता है जब किसी पेशेंट की अपर जीआई ब्लीडिंग होती है, अपर जीआई ब्लीडिंग होता है, वो देखने को मिलता है हमारा ये। डाइसेंट्री मतलब स्टूल में क्या आना? ब्लड आना, ठीक है, स्टूल में ब्लड आना। फिर उसके बाद होता है हमारा स्टीटोरिया, मतलब फैटी स्टूल प्रेजेंट है। और डायरिया आप लोग जानते हो, वोटरी स्टूल है ना, वोटरी स्टूल। तो आंसर होगा हमारा क्या? सी, आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कूलनेस, पेलर एट द स्किन एंड द एडिमा एट द साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग जानते होंगे। जब हमने आईवी एडमिनिस्ट्रेट किया पेशेंट को, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन देखने को मिली। वो कॉम्प्लिकेशन थी, पेशेंट की जो स्किन है काफ़ी कूल पेलर दिखाई दे रही है, एडिमा हो चुका है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? इन्फेक्शन कहलाएगी। ये कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। हिरोसिस, इन्फिल्ट्रेशन या थ्रोम्बोस। तो आप सब जानते हो जहाँ पे साइट कूलनेस दिखाई देती है ना, उसको बोलते हैं बच्चों इन्फिल्ट्रेशन। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ना समझ में आए तो ये देख लेना कि कूलनेस है क्या नहीं है। कूलनेस साइट जो होती है वो हमेशा इन्फिल्ट्रेशन में होती है। तो आंसर होगा हमारा इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। इन्फेक्शन में तो फीवर डेवलप होता है, सबसे पहला होता है ये, हम यही चेक करते हैं इन्फेक्शन, फीवर डेवलप होता है, ये कोई कंडीशन है। थ्रोम्बोसिस मतलब क्या होता है? ये कोई हमारा जो ब्लड होता है वो क्लोट हो जाता है, तो वहाँ थ्रोम्बोसिस देखने को मिलता है। बट यहाँ पे इसने कुछ नहीं बोला, साइट को कूल बोला है, कूलनेस बोला है, पेलर साइट दिखाई दे रही है, एडिमा फॉर्मेशन हो रही है साइट पे जब हमने ड्रग को एडमिनिस्टर किया उस टाइम पे। तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है इन्फिल्ट्रेशन की। के बाइंड इज गिवन विद द पेशेंट विद, के बाइंड क्यों दिया जाता है पेशेंट को? हाइपोकैलेसीमिया के अंदर, हाइपरकैलेसीमिया के अंदर, हाइपरकैलेमिया या फिर हाइपोनेट्रीमिया। तो बच्चों हाइपरकैलेमिया में के बाइंड सचेट का यूज करते हैं। ये क्या करता है? पोटेशियम को बॉडी में कम करता है, पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है, इसलिए पेशेंट को हाइपरकैलेमिया में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट एक्वायर्ड इन्फेक्शन ड्यूरिंग लो इम्यूनिटी स्टेट इज नोन एज। जब किसी पेशेंट की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, लो हो जाती है, उसको क्या कहते हैं? हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन या फिर हार्ड इन्फेक्शन। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये इररिलेवेंट ऑप्शन है। हार्ड इम्यूनिटी होती है, हार्ड इन्फेक्शन नहीं होता, ठीक है। अब आ रहा है आंसर बी, ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। तो बच्चों ये जो होता है ना, स्पेशली एड्स वाले पेशेंट में देखने को मिलता है, और स्पेशली ये जो होता है जो हमारे लो इम्यूनिटी वाले पेशेंट होते हैं उनमें होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी, ना कि ए। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन वो होता है जो स्पेशली हॉस्पिटल से फैलता है, ठीक है। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है 48 घंटे बाद, 48 आवर्स बाद। आप लोगों ने सुना होगा पेशेंट बोलते हैं कि मैं गया था हॉस्पिटल, लेकिन मैं जो है ठीक होने की बजाय बीमार होके आ गया हूँ, मेरी तबीयत और ख़राब हो गई, मुझे और इन्फेक्शन हो गया। तो उसको बोलते हैं, जो हॉस्पिटल से इन्फेक्शन लगे उसको बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। और क्वेश्चन ये भी आता है एग्जाम में कि कब होता है बच्चों? ये आफ्टर 48 आवर्स बाद देखने को मिलता है, इमीडिएटली जो है पेशेंट्स में ये नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों आते हैं? इमरजेंसी ट्रायल सिस्टम ग्रीन कलर कोड रेफर टू। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो माइंड में ना ये आता है भाई अब ट्रायल सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों कोई बात नहीं, डिजास्टर के अंदर ना ट्रायल सिस्टम यूज होता है। ये वर्ड आप लोगों ने देखा होगा, ये यूज होता है डिजास्टर। डिजास्टर मतलब होता है जब भी जहाँ कहीं भी, ठीक है, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें जो आती हैं उसको बोलते हैं डिजास्टर। तो डिजास्टर में ना बच्चों हम क्या करते हैं? ट्रायल सिस्टम मेंटेन करते हैं। ट्रायल सिस्टम का मतलब होता है हम लोग क्या करते हैं? कलर कोड डिफाइन कर देते हैं, कलर कोड डिफाइन करते हैं डिजास्टर में ट्रायल सिस्टम के अंदर। अब ये कलर कोड होते हैं 4 तरीके से, ठीक है। इसने बोला है ग्रीन कलर, तो ये होते हैं हमारे 4 तरीके से। पहला होता है हमारा ब्लैक कलर, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ग्रीन कलर जो इसने पूछा है। तीसरा होता है येलो कलर, और फोर्थ होता है हमारा रेड कलर।
अब ये पूछें आपसे कि कौन सा कलर जो है किस प्रायोरिटी में रखा जाएगा, तो ब्लैक मतलब डेड पेशेंट, जो पेशेंट मर जाते हैं उनको ब्लैक कलर प्रोवाइड किया जाता है। ग्रीन कलर का मतलब होता है जिसको हम डिले कर सकते हैं, ठीक है, जैसे माइनर इंजरी है, मेजर बर्न है या फिर माइनर फ्रैक्चर है, तो वो होता है ग्रीन कलर में। येलो कलर जो होता है ना, येलो कलर होता है बच्चों नर्वस सिस्टम की इंजरी हो गई, ठीक है, जिसको हम डिले तो कर सकते हैं लेकिन 1 घंटे तक डिले कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा कलर, रेड कलर। रेड कलर मतलब आर से ही याद रखो, रेड फॉर रेफरल और रेड फॉर रेड कलर। रेफरल मतलब जहां पे रेफरल करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, फॉर एग्जांपल शोक वाली कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, शोक, फ्रैक्चर है पेशेंट को, मल्टीपल फ्रैक्चर है, ठीक है, 3rd डिग्री 4 डिग्री बर्न हो गया किसी पेशेंट को, या फिर हार्ट अटैक आ गया। आपने देखा होगा हार्ट अटैक वाले पेशेंट को इमिडिएटली जो उनकी डेथ हो जाती है, तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट के अंदर हम रेड कलर प्रोवाइड करते हैं। तो इस क्वेश्चन ने पूछा है ग्रीन कलर, तो देखते हैं आंसर्स क्या होंगे। इंजरी बहुत माइनर है, ट्रीटमेंट कैन बी डिले कर सकते हैं हॉर्स 2 days, ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, इंजरी आर एक्सटेंसिव एंड रिक्वायर अर्जेंट मैनेजमेंट, पेशेंट इज लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बट कैन सर्वाइव विद मिनिमल इंटरवेंशन, या पेशेंट इज इन कोमा स्टेज। आंसर डी तो बिल्कुल हटा दो, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, ठीक है। ऐसी इंजरी, माइनर इंजरी जिसका ट्रीटमेंट हम डिले कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये जो ग्रीन कलर की जो कलर कोड होता है ना, इसकी यदि इसमें पेशेंट को इंजरी होती है तो 1 hour से लेके हम 1 दिन तक डिले कर सकते हैं, ठीक है, 1 hour से लेके 1 दिन तक डिले कर सकते हैं। और ऐसी इंजरी होती है जैसे माइनर बर्न हो गया आप पेशेंट को, है ना, माइनर फ्रैक्चर हो गया, माइनर वाली चीजें हमेशा ग्रीन कलर में आती हैं, येलो कलर के अंदर आती है जिसमें हमारी स्टेबल हमारा जो है वूंड है, ठीक है। दूसरा ब्लैक में डेड पेशेंट्स की आती है, और रेड में आती है रेफरल याद रखना, शोक है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स है, मेजर बर्न है, चेस्ट इंजरी एंड हार्ट अटैक्स है, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं हमारे कौन से, ब्लैक कलर, सॉरी रेड कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। एक पेशेंट है जो कि सस्पेक्टेड है किससे, एटिलेक्टेसिस, जहां पे एटिलेक्टिस का मतलब होता है एल्वोइलिक कोलैप्स हो चुकी हैं। विच क्लिनिकल इंडिकेटर डज द नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन द असेस द पेशेंट। तो ऐसे पेशेंट्स में आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, कॉन्शियसनेस का लॉस होना, सीजर, ब्रेथ साउंड डिमिनिश हो चुकी है, या फिर ओरल थ्रेश। तो आंसर सीधा सीधा होगा कि क्या आंसर होगा हमारा सी, डिमिनिश ब्रेथ साउंड। यहाँ पे एल्वोइलिक कोलैप्स होने की वजह से ब्रेथ साउंड क्या होती है, डिमिनिश देखने को मिल जाती है ना, ठीक है। और एटिलेक्टेसिस को क्या बोलते हैं, एटिलेक्टेसिस को ब्लू ब्लोटर बोलते हैं या फिर पिंक पफर बोलते हैं, कुछ बोलते हैं इनमें से, नहीं भाई, एटिलेक्टेसिस को बच्चों कुछ नहीं बोलते। पिंक पफर के नाम से जाना जाता है एम्फाइसीमा को, ठीक है, एम्फाइसीमा को। और ब्लू ब्लोटर के नाम से जाना जाता है ब्रोंकाइटिस को, ब्रोंकाइटिस। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में है, एम्स में, एम्फाइसीमा, ठीक है। विच नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कंसीडर ए क्लाइंट सिम्टम्स हाउ शुड द नर्स कैटेगराइज दिस क्लाइंट कंप्लेन ऑफ टेनिटाइटिस, ठीक है। किस टाइप का है ये, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, सस्पेक्टेड है, प्रोविजनल है, तो ये हमारा किस टाइप का है, क्या किसी को पता है किस टाइप का है, पता तो होगा, है ना। ये है हमारा सब्जेक्टिव, जिसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। क्या ये ऑब्जर्व हो सकता है, नहीं, इसमें पेशेंट बताएगा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरे कान में कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ बज रहा हो, तो वो क्या है, वो सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव वो होता है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीवर हो गया, फीवर आप चेक कर सकते हो, फीवर हो गया, पेशेंट का बीपी हो गया, पेशेंट का वूंड हो गया, ठीक है, पेशेंट का पेन आएगा सब्जेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो आंसर बी और डी तो गलत है बच्चों, आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का ए, सब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कौन सा मेथड डाटा कलेक्शन में यूज नहीं होता, या फिर कौन सा मेथड डाटा कलेक्शन के लिए नहीं बना। ऑब्जर्वेशन बना है, हम पेशेंट को ऑब्जर्व करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, इंटरव्यू से कर सकते हैं, कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट से कर सकते हो क्या, या क्वेश्चनरीज एंड एग्जामिनेशंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्सपेरिमेंट करके हम कभी भी डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट कहाँ होते हैं, एक्सपेरिमेंट अपनी थ्योरीज पे होते हैं या फिर किसी रिसर्च पे होता है, तो हमें कलेक्ट करना है डाटा सोसाइटी में जाके या फिर किसी की स्टडी है, तो ऑब्जर्व कर सकते हो पेशेंट को, है ना, उसकी कंडीशंस क्या है, उसका इंटरव्यू ले सकते हो, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है, उससे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसका एग्जामिनेशन कर सकते हो, जैसे आपने फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया तो आप इससे चेक कर सकते हो,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्या था देखते हैं। ये जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो ना, एन ओपनिंग ऑफ सर्जिकल वुंड एज इज कोल्ड, क्या कहलाता है? वुंड रप्चर, वुंड डाइशंस, या फिर वुंड प्रोक्सिमल, या वुंड डिस्टल। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर सी और डी तो नहीं है। वुंड रप्चर हो रहा है, नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर है ये। जब भी कोई पेशेंट सर्जरी के बाद आता है ना, तो दो कंडीशन डेवलप होती है। एक तो लिखा है इसने, वुंड जो है अपनी जगह से सेपरेट हो चुका। एक होता है बच्चों वुंड एविस एवी एविसर्शन, ठीक है। तो देखो दोनों में क्या जो है मेजर डिफरेंस होता है। वुंड एज मतलब है, सपोज करो हमने ये बना दिया वुंड, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिए सूचर्स, ये अपनी जगह से क्या हो गए, ओपन हो गए, थोड़े थोड़े क्या हो गए, ये ओपन हो गए, हल्के हल्का इन्होंने, इनकी ओपनिंग होगी अपने अपने एज से, यहाँ से ओपन हो गए। अब जो वुंड एविस्ट्रेशन वाला है ना, इसमें क्या होता है, ये हमने कर दिया इसको बंद, ठीक है, सूचर्स है, सूचर लगा दिए यहाँ पे, ये पूरा हो चुका है हमारा बंद, ठीक है, ये सब बंद कर दिया हमने इधर से। फिर भी ये जो अंदर का प्रोडक्ट है ना, सारा बाहर आ जाता है, ऐसे सारा बाहर आ जाता है, इसको बोलते हैं एविस्ट्रेशन। और स्पेशली ये जो कंडीशन है बच्चों, जो ओबेस पेशेंट होता है ना, ओबेसिटी वाले मोटे पेशेंट होते हैं, उनमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कार्पोपेडल स्माज इंडिकेट, ये कहाँ कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है? हाइपर, हाइपो या फिर हाइपरनेट्री में। तो आप सब जानते हो जब हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है तो हमें क्या देखने को मिलता है? कार्पोपेडल स्पाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कोज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कोज क्या है, ये पूछा है। वोमिटिंग का होना, कीटोएसिडोसिस का होना, ठीक है, हाइपोडर्मोक्लाइसिस का, या फिर रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन। तो आप सब जानते हो यदि वोमिटिंग होगी ना तो मेटाबॉलिक क्या होगा? एल्कलोसिस होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि वोमिटिंग के थ्रू क्या हो रहा है? पोटेशियम बाहर आ रहा है, ठीक है, पोटेशियम बाहर आ रहा है वोमिटिंग के थ्रू, पोटेशियम तो बाहर आ रहा है, बट जब वोमिटिंग होगी तो एल्कलोसिस नहीं, एसिडोसिस होगा। क्या होगा भाई? एसिडोसिस होगा या एल्कलोसिस होगा? सोचो, अब कौन वाला तुम तो सोच सकते हो, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में कौन सी कंडीशन होगी? तो भाई वोमिटिंग के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ही होगा, ठीक है। डायरिया होता तब एसिडोसिस होता, ठीक है, और वोमिटिंग पेशेंट को हो तो एल्कलोसिस होता है। कीटोएसिडोसिस ये होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन, जिसमें हमारी बॉडी में कीटोन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, पोटेशियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर होगा रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच शुड बी डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कॉन्टामिनेटिंग ऑफ इन्वायरमेंट इन बेड मेकिंग। ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन का प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है ये पढ़ लो आप लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया। किसी पेशेंट को, ठीक है, एनेस्थीसिया देने के बाद कौन सी पोजीशन दी जाती है? लेफ्ट लेटरल, फ्लैट, प्रोन, या फिर फाउलर पोजीशन। तो कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट को? दी जाती है कौन सी पोजीशन? फ्लैट पोजीशन। जब भी हम किसी पेशेंट को स्पाइनल एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो क्या होता है? सीएसएफ का लीकेज होता है, ठीक है, सीएसएफ लीकेज हो सकता है बच्चों। तो यहाँ पे पेशेंट को ना हाइपोटेंशन और हेडेक देखने को मिलता है। ये अब बात करूँ एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशन भी होती है, हेडेक देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में हमें पेशेंट को फ्लैट पोजीशन देनी, ताकि पेशेंट का जो है सीएसएफ ज़्यादा लीक ना हो, ठीक है, क्योंकि सीएसएफ लीक होगा तो पेशेंट को हाइपोटेंशन प्लस हेडेक देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनुला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट आफ्टर ए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। 2022 का नॉर्सेट एम्स का क्वेश्चन। और आप लोग देख ही रहे होगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, कितना जो है अच्छा पैटर्न चल रहा है। पिंक, ऑरेंज, ग्रीन या ब्लू। तो आप सब लोग जानते हो हमें इमीडिएटली ऐसे पेशेंट में ग्रीन कलर देना होता है, जो कि 18 गोज का होता है। पिंक वाला जो होता है ये 20 गोज का होता है ना। ब्लू वाला 22 गोज का होता है। और हमारा ऑरेंज कलर जो है वो कौन से कलर का होता है? ऑरेंज वाला जो होता है हमारा वो किसका होता है? वो होता है बच्चों 14 गोज का, ठीक है, 14 गोज का होता है, ठीक है।
आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन टाइम ऑफ क्रोनिक कैटगट सूचर। ये सारे सूचर्स को मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक के थ्रू कैसे कैसे सूचर्स को याद करना होता है। तो पहले तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन की वीडियो सबसे पहले मिल सके। क्रोनिक कैटगट का जो टाइम होता है ना एब्जॉर्ब होने का होता है 90 दिन का। आएगा क्वेश्चन एम्स के अंदर, ठीक है। ये 2023 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। what should be done in order to prevent contaminating of environment in a bed making। मैंने आपको बोला कि आपको खुद करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब कर लेते हैं हम लोग। which of the following statement is incorrect of the Z track method of injection। 2019 क्वेश्चन इन दिल्ली। क्या इसमें कौन सी फाइंडिंग सही नहीं है जब हम किसी पेशेंट को इस मेथड से इंजेक्शन देते हैं, स्पेशली इस मेथड से इंजेक्शन जाते हैं आयरन इंजेक्शन, ठीक है। तो प्रिपेयर द इंजेक्शन साइट एंटीसेप्टिक लोशन से। साइट को एस्पिरेट करना होता है, ठीक है, मतलब एस्पिरेट फॉर ब्लड बिफोर इंजेक्शन। बाहर निकाल कर देखोगे, एस्पिरेट करोगे। साइज जो है नीडल का 1 इंच होता है, या फिर इंजेक्शन को क्या कर रहे हो, जो हमारी साइट है उसको रब कर रहे हो, ठीक है, आफ्टर द इंजेक्शन। तो आंसर डी गलत है। कभी भी जेट ट्रैक मेथड से जब हम इंजेक्शन देते हैं ना उसमें कभी भी साइट को रब नहीं करते। और जेट ट्रैक इंजेक्शन जो यूज़ होता है ना बच्चों, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि मेडिकेशन लीक ना हो, ठीक है, मेडिकेशन जो है वो लीक ना हो। और ऐसे पेशेंट्स में जो देते हैं जेट ट्रैक इंजेक्शन वो हमेशा IM रूट से जाता है। कभी भी सबक्यूटेनियस रूट मत कर देना, हमेशा जाता है IM रूट से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो कौन सा नंबर क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ही नहीं, नंबर ही नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन भी आपका नॉर्सेट का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बार पूछा गया 2021 का। विश्वास ना होना तो आप लोग देख सकते हो प्रीवियस पेपर्स उठा के। ABC एनालिसिस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर असेस्ड। कौन कौन से ABG आएगा, इसी नहीं आएगा। कौन कौन से हम पैरामीटर्स को असेस कर सकते हैं। कार्बन मोनोक्साइड pH को, बाइकार्बोनेट pH कार्बो मोनोक्साइड को, बाइकार्बोनेट ऑक्सीजन pH कार्बो मोनोक्साइड्स को, या फिर ऑक्सीजन pH एंड बाइकार्बोनेट को। ये कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन मोनोक्साइड बोल दे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सब जानते हो ABG के मेथड से जब हम ABG एनालिसिस करते हैं, पेशेंट का सैंपल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, रेडियल आर्टरी को पंचर करते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए रेडियल आर्टरी को पंचर करते हैं, ठीक है। तो हमने किया रेडियल आर्टरी को पंचर, रेडियल आर्टरी। उसके बाद जब हमने ABG सैंपल लिया तो हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को असेस करना है। तो बच्चों ऑक्सीजन चलता है उसके अंदर, pH चलता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चलती है, और हमारा HCO3 बाइकार्बोनेट चलता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें चलते हैं। और यदि pH की बात करूँ मैं, हमारा pH होता है नॉर्मल 7.35 टू 7.45। CO2 होता है हमारा 35 टू 45 mmHg, ठीक है। ऑक्सीजन 95 से 100 नॉर्मल होती है, और HCO3 की जो वैल्यू होती है 22 से 28 होती है मिली इक्विवेलेंट पर, है ना, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अब ABG क्यों करते हैं, जब किसी पेशेंट को लगे हमें कि पेशेंट को एसिडोसिस एल्कलोसिस है, कोई रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तो वहाँ पे स्पेशली ABG किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर द फ्रैक्चर हीलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या है, ठीक है, कि हम देख सके पेशेंट का फ्रैक्चर हील हो गया है नहीं हुआ। ध्यान देना, फ्रैक्चर हील हुआ है नहीं हुआ। एंटीबायोटिक दोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओगे, पेशेंट को मोबिलाइज करा के देखोगे, इमोबिलाइजेशन देखोगे, या फिर फूड कैल्शियम सप्लीमेंट। तो आंसर सारे गलत हैं, हम देखेंगे आंसर सी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन यही है फ्रैक्चर हीलिंग का, इमोबिलाइजेशन, है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। स्लो इन्फ्यूजन दे रहे हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स का सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर, तब हम क्या कहेंगे उस कंडीशन को। प्लाज्माफेरेसिस, एक्सोलियासिस, हाइपोडर्मोक्लासिस, या फिर एपिडर्मोक्लासिस। आंसर डी गलत, आंसर बी गलत। देखो दोनों कैसे कैसे आंसर दिए, आप सब जानते हो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। जब भी हम किसी पेशेंट को सबक्यूटेनियस रूट से कोई मेडिकेशन देते हैं ना तो उसको बोलते हैं हम हाइपोडर्मोक्लासिस, है ना। आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इधर वाले क्वेश्चन रह गए हैं। नर्सिंग में बी डिफाइंड एज द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन रिस्पॉन्स टू हेल्थ एंड इलनेस एंड द डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग वाज गिवन। ये डेफिनेशन किसने दिया, WHO ने, विलियम्स थ्योरी ने, करतार सिंह कमेटी ने, या फिर अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। सबसे पहले आंसर डी को हटाते हैं। विलियम्स थ्योरी नहीं होती है भाई, ठीक है, विलियम्स हार्वे होते जिन्होंने क्या दिया था, RH फैक्टर,
साइंटिस्ट। करतार सिंह कमेटी, कम्युनिटी जब हम CHN पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी कमेटीज आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने MPSW के लिए काम किया था सबसे ज़्यादा, तो आंसर सी भी नहीं होगा। ये कमेटीज़ है, हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चंस करेंगे, अभी फंडामेंटल के क्वेश्चन चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए। WHO ने बच्चों हेल्थ की डेफिनेशंस के बारे में बताया है, ठीक है। WHO हमारा जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल 1948 को। और 2023 की जो थीम थी वो थी हमारी हेल्थ फॉर ऑल, हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग डायग्नोसिस इंक्लूड एक्सेप्ट, कौन सा कंपोनेंट डायग्नोसिस में नहीं होता? इटियोलॉजी का मतलब होता है किसी का कोज, प्रॉब्लम ऑफ द क्लाइंट, क्लिनिकल फीचर्स या एक्सपेक्टेड आउटकम। तो कोज भी हम देखते हैं, क्लाइंट्स की प्रॉब्लम्स भी देखेंगे, जो भी एक्सपेक्टेड आउटकम आ रहे हैं वो भी देखेंगे, क्लिनिकल फीचर्स क्या देखेंगे, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर सी हमारा जो है वो हमारा आंसर होगा, ये नहीं देखते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज गिवन पेशेंट इज एडमिटेड इन इमरजेंसी वार्ड विद डिस्निया रिलेटेड ब्रोंकोस्पाज्म। कौन सी पोजीशन दोगे आप ऐसे पेशेंट को? देखो जब भी कभी बच्चों ना रेस्पिरेटरी कंडीशन आ रही है, डिस्निया हो पेशेंट को, डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग, ठीक है। पेशेंट को ब्रोंकोस्पाज्म हो रहा है तो ऐसी कंडीशन नहीं, ऐसी पोजीशन नहीं दी जाती है। ऐसे पेशेंट के अंदर या तो आप हाई फावलर पोजीशन दोगे या फिर आप लो फावलर पोजीशन दोगे, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है हमारा आंसर क्या है। तो हाई फावलर हमारी पोजीशन सही है। और हाई फावलर पोजीशन एक और कंडीशन में दी जाती है, यदि हम किस पेशेंट को NG ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो वहाँ भी दे सकते हो आप, ठीक है। VED क्या होता है? रिसर्च का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, क्वेश्चन भी बहुत बार रिपोर्ट हुआ है, ये है 2021 एम्स का, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन, मॉर्निंग शिफ्ट देख लेना जरा, जाके अपने नोट्स खोल लेना या फिर आप लोग अपनी बुक खोल लेना, ठीक है। वाइटल असेंशियल डिजायरेबल बोलते हैं इसको, सारे ऑप्शन हमारे गलत, तो हमारा ऑप्शन है ए, वाइटल असेंशियल डिजायरेबल। फॉलोइंग प्लास्टर कास्ट द नर्स शुड असेस द फर्स्ट, जब किसी पेशेंट को प्लास्टर कास्ट लगाया जाता है तो क्या सबसे पहले क्या असेसमेंट की जाती है? मूवमेंट कराते हो, कलर ऑफ द पार्ट, BP या टेम्परेचर। सबसे पहले आप क्या देखते हो? मूवमेंट करा के देखते हो फिंगर्स की। पेशेंट की रिस्ट के अंदर प्लास्टर लगाए, सबसे पहले आप क्या करोगे बच्चों? उसका स्टेटस चेक करते हो, तो आंसर होगा हमारा मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, प्रिपेयर IM इंजेक्शन फॉर द इरिटेटिंग टू सबक्यूटेनियस टिश्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एक्शन टू प्रिवेंट द ट्रैकिंग ऑफ मेडिकेशन। कैसे दी जाती है? जब भी कोई पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं? IM इंजेक्शन प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जो ऐसी ड्रग जो इरिटेट करती हैं, इरिटेशन कोज करती हैं, तो वो हम कैसे देते हैं? तो वो देते हैं हम जेट टेक्निक से, ठीक है। ये कि 90 डिग्री एंगल पे देते हैं और IM इंजेक्शन देते हैं, ठीक है ना, IM इंजेक्शन देते हैं। और यदि आपसे बोले कि इंट्राटर्मिनल इंजेक्शन का रूट क्या होता है बच्चों, तो 15 डिग्री होता है। आपसे बोले IV का रूट क्या होता है, तो 45 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फॉर ब्रूसाइटिस पेशेंट्स प्लान फॉर नर्सिंग एक्शन शुड बी, इसका मतलब होता है ब्रूशिस, ठीक है। इसने लिखा है ब्रूसाइटिस, ब्रूशिस भी आप समझ सकते हो। जब किसी पेशेंट के अंदर ये कंडीशन प्रेजेंट होती है तो नर्स क्या करेगी? हाई प्रोटीन देगी, रेंज ऑफ मूवमेंट एक्टिविटीज कराएगी, एग्रेसिव एंटीबायोटिक थेरेपी, या फिर रेस्ट पे ऐसे पेशेंट को देता है रेस्ट, ठीक है। रेस्ट प्रोवाइड करेंगे हम। आगे चलते हैं, एक हीमोफीलिया पेशेंट है जिसको नोज ब्लीडिंग हो गई है, मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा ब्लीडिंग को कंट्रोल करने का? हीमोफीलिया जानते हो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, एक क्या है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, ध्यान देना है इस चीज के ऊपर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। इस कंडीशन में ना बच्चों क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बहुत ब्लीडिंग होती है, कुछ कोगुलेशन फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोफीलिया होता है। कौन कौन से फैक्टर डेफिशिएंट होते हैं? 8, 9 और 11। हीमोफीलिया को और किस नाम से जानते हैं? सेकंड नेम इज हीमोफीलिया रॉयल डिजीज, या फिर अनदर नेम इज हीमोफीलिया रॉयल डिजीज। कब सेलिब्रेट होता है? क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, 17 अप्रैल को इसको सेलिब्रेशन हम लोग करते हैं। आने वाला है ये आपका, और थीम भी हर साल जो है चेंज होती रहती है, रॉयल डिजीज, ठीक है। तो क्या करोगे? पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन दे दोगे क्या? नोज से ब्लीडिंग हो रही है देखो, ठीक है। चीजों को ना हाईलाइट करना सीख लो। सॉफ्ट जो लोअर पार्ट है उसको पिंच करोगे, ठीक है, 5-7 मिनट के लिए। नेजल पैकिंग दे दोगे क्या? प्लेस द क्लाइंट इन सिटिंग पोजीशन विद द हेड हाइपर एक्सटेंड, हाइपर एक्सटेंड करोगे तो पेशेंट का जो ब्लड है वो पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा। तो आंसर डी तो गलत है, आंसर होगा बच्चों यहाँ पे बी, पिंच द सॉफ्ट लोअर पार्ट ऑफ द नोज फॉर द 5 to 7 मिनट, ठीक है। तो और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट जो है वीडियो में करेंगे।
तो आज के लिए इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग और बहुत सारे बेटर क्वेश्चन लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए। यदि आपका सपोर्ट रहा तो ये वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी बच्चों, और हम जो है एम्स तक कम से कम भी 15 से 20 हज़ार क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, और सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही होगा, सर्च कर ही लिया होगा आप लोगों ने कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है बट फिर भी आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है काफ़ी गलत हो रहे होंगे। और यदि आपको PDF चाहिए तो इनका आप टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी, क्या आपको ऐसी वीडियो से बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आपके लिए बहुत एफर्ट दिए जा रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही अपलोड होगी आप लोगों के सामने।